अभी आपके जो भी प्रीलिम्स एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए आज हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें सेक्शन 1 से लेके 30 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये, जिसमें हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं इन सेक्शन से। अगर अभी हम जो आपका नियरेस्ट एग्जाम है बिहार प्रीलिम्स का, वहां पे 150 में से 15 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आते हैं। और अगर हम एमपी सिविल जज की बात करें तो वहां भी 150 में से 8 क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आते हैं। तो अभी जो दोनों एग्जाम आपके होने वाले हैं इन दोनों जगह पे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो आज चलिए यहाँ पे हम लोग सेक्शन 1 से लेके 30 तक का एक क्विक रिवीजन करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम देखेंगे सबसे पहले सेक्शन 1 को। तो सेक्शन 1 में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब फोर्स में आया। तो आपको यहाँ पे ये डेट याद कर लेनी है, 1 डे ऑफ सितंबर 1872। अब ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ये अब रिमूव हो चुका है क्योंकि आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, तो इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया यहाँ पे हो जाएगा। अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 2 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखने को मिलते हैं, वो इस सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। और हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में इस सेक्शन से एक दो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो आपको यहाँ पे ए देख लेना है जहां पे प्रपोजल को डिफाइन किया गया है। अगर हम बी की बात करें तो बी में एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है। और यहाँ का जो दूसरा वाला लाइन है इससे प्रीलिम्स में जरूर क्वेश्चन बनते हैं, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन में प्रॉमिस और एग्रीमेंट है तो बहुत लोग एग्रीमेंट चूज कर लेते हैं वहां पे, तो वो गलत है। जब भी प्रपोजल एक्सेप्ट होगा तो वो प्रॉमिस बनेगा। और सी में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को डिफाइन किया गया है। जो प्रपोजल बनाता है या ऑफर उसको प्रॉमिसर कहते हैं, और जो उस प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसी। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो क्लॉज डी में दी गई है, और वो है कंसिडरेशन की। आपका ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसके बाद कंसिडरेशन की बारी आती है जो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इसमें ऐसे आपके क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहली तो ये कि एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर होना चाहिए। कंसिडरेशन में ये भी आपसे पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर उसमें भी हो सकता है। इवन जो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो भी यहाँ पे कंसिडरेशन बना सकता है। तो यहाँ पे डी का जो बहुत इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन दिया गया है उसको आप जरूर ध्यान से देख के जाइए। उसके बाद ई की बात करेंगे तो ई में देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट डिफाइन किया गया है, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब कि जब सिर्फ ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है तो वो प्रॉमिस बन रहा है, एंड देन जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं तब वो जा करके एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा ये आपका यहाँ पे एच में दिया गया है कि जब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब है कि सेक्शन 10 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिए हैं वो सारे फुलफिल होने चाहिए, तब कहेंगे हम कि एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो क्या होगा, वॉइड हो जाएगा। ये चीज आपका जी में दिया गया है। एफ जो है वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, और ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर उसको हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। अब देख लीजिए आई है, तो आई में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्टी के ऑप्शन पे रहता है कि वो उसको वैलिड करे या वॉइड करे, और दूसरी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो आपका जे है यहाँ से प्रीलिम्स पे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आपको ये वाली पूरी लाइन दे दी जाती है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड। या तो आपसे यहाँ पे वॉइड पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि कब होगा, तो व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल ये आपका ऑप्शन में रह सकता है जिसको आपको चूज करना है। अब हम यहाँ पे चैप्टर सबसे पहले अगर हम प्रपोजल के कम्युनिकेशन की बात करें कि वो कब कंप्लीट होता है, तो जिस पर्सन के लिए वो प्रपोजल या ऑफर बनाया गया है जब उस पर्सन की नॉलेज में आ जाता है तो हम कहते हैं कि प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो प्रपोजल के कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक लाइन में दी गई है चीज और वो चीज क्लियर हो जाती है। दिक्कत जो होती है वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ उस पे होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजर के अगेंस्ट जो है वो अलग और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब पूरा होगा ये अलग अलग दिया गया है। और एग्जाम में आपसे यही पूछा जा सकता है, या इस
पे बेस्ड कोई इलस्ट्रेशन भी पूछा जा सकता है कि ए के अगेंस्ट कब पूरा होगा या बी के अगेंस्ट कब पूरा होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत ध्यान में रखनी है। तो देखिए प्रपोजर के अगेंस्ट कब पूरा होता है, जब भी जो एक्सेप्ट कर रहा है, जब वो अपना एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल देता है और वो उसकी पावर से बाहर हो जाता है, तो जो प्रपोजर है जिसने प्रपोजल दिया था उस चीज का, उसके अगेंस्ट हम तभी उसको पूरा मान लेते हैं जैसे ही उसने उसको अगर जैसे वो लेटर के थ्रू अगर अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर रहा है, तो जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस में गया और अपनी उसने अपना लेटर पोस्ट कर दिया, अब उसकी पावर से बाहर है, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो हम प्रपोजर के अगेंस्ट मान लेते हैं कि वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो लेटर लिख रहा है, जो पोस्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर जो है प्रपोजर के पास पहुंच जाएगा, उसके नॉलेज में आ जाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि वो एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपसे हो सकता है कि कुछ अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं कि अगर एक्सेप्टेंस लिख के उसने ड्रॉर में रखा और वो भूल गया उसके बारे में, तो क्या हम उसको कंप्लीट मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो ये चीजें भी आपसे यहाँ पूछी जा सकती हैं, तो उसको कंप्लीट नहीं मानेंगे, नॉलेज में आना जो है वो जरूरी होता है। इसके बाद आप देख लीजिए जो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगा, ये भी यहाँ पे दो तरह से दिया गया है। पहला उस पर्सन के लिए हु मेक्स इट, जो उसको बना रहा है, तो यहाँ पे जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख देता है अपने वो जो भी रिवोकेशन है उस पर्सन के लिए, जिस पर्सन को वो बना रहा है और उसकी पावर से बाहर हो चुका है, तो हम कहेंगे कि उसके अगेंस्ट रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। और जिस पर्सन के लिए जिस पर्सन को बना रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, जब उसके नॉलेज में आ जाएगा। और यहाँ पे जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं इनको भी आप जरूर ध्यान से देख के जाइए, इसमें से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब बात करेंगे हम 5 की, तो 5 में तो आप ये बेयर एक्ट पूरा एज इट इज पढ़ लीजिए, एकदम सेम यही चीज जो है लाइन उठा करके आपको एग्जाम में दे दी जाती है कि एक प्रपोजल को कब रिवोक्ड किया जा सकता है, किसी भी टाइम पे किया जा सकता है, जब तक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो उसके पहले तक कभी भी किया जा सकता है अगेंस्ट द प्रपोजल, लेकिन उसके बाद नहीं किया जा सकता। और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है, तो वो भी तब तक किया जा सकता है जब तक कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं किया जा सकता। तो 5 में भी रिवोकेशन है और आप ये एज इट इज ही रट लीजिए, एकदम सेम टू सेम यही चीज जो है आपसे उठा करके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब आती है कि रिवोकेशन हाउ मेड, एक प्रपोजल को कैसे रिवोक किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। तो यहाँ पे देखिए अगर नोटिस दे दिया जाए रिवोकेशन का प्रपोजर के द्वारा कि दूसरी पार्टी को, वो तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि प्रपोजल रिवोक हो गया, ये एक तरीका है। दूसरा है कि अगर वहां पे कोई टाइम प्रिस्क्राइब की गई थी और वो टाइम लैप्स हो चुका है एक्सेप्टेंस का, तो वो रिवोक हो जाएगा। और अगर कोई टाइम मेंशन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम के हिसाब से मान लिया जाएगा कि वो लैप्स कर गया। और रीजनेबल टाइम क्या होता है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस डिपेंड करेगा। जो पार्टी है अगर वहां पे एक्सेप्टेंस के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए थे और वो उसको फुलफिल करने में फेल हो जाती है, तो भी उसको रिवोक्ड मान लिया जाएगा। और डेथ और इंसैनिटी के केस में ऑफ द प्रपोजर, यहाँ पे अगर ये फैक्ट डेथ और इंसैनिटी वाला एक्सेप्टर के नॉलेज में एक्सेप्टेंस से पहले आ जाता है, तो भी हम उसको मानेंगे कि वो रिवोक हो गया है। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉलेज में आने वाली बात है ये इंपॉर्टेंट है, और ये चीज अगर आपके ऑप्शन में देती है तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे वहां पे। 7th का क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th जो सेक्शन है यहाँ से एक क्वेश्चन तो बन जाता है, वो ये कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अब आपके ऑप्शन में यहाँ पे अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड कई बार दिया रहता है कि एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड या एब्सोल्यूट या और अनक्वालिफाइड, तो वहां पे लोग क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वो अनक्वालिफाइड होना चाहिए। तो आपका 7th में यहाँ से जो है वो बन सकता है क्वेश्चन। उसके बाद 9 की बात करेंगे तो प्रॉमिस जो हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इम्प्लाइड भी हो सकती हैं। आपके अगर अपने कंडक्ट से कुछ ऐसा लग रहा है तो उसको भी वहां पे प्रॉमिस माना जा सकता है। ये चीज आपको सेक्शन 9 में बताई गई है। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये सेक्शन 10 है, जिसकी हमने अभी ऊपर बात की थी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कि सेक्शन 10 में जितने भी क्राइटेरिया दिए गए हैं वो सब कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ देखिए लिखा गया है कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज से बनाए गए हैं, पार्टी
पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, वहां पे लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और वहां पे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरा वो कहीं भी कि वो वाइड ना हो, तो क्या हम कहेंगे कि एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ये चीज आपको यहाँ पे सेक्शन 10 के जितने भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनको एक एक करके आगे के जो फर्दर सेक्शंस हैं वहां पे इनको डिफाइन किया गया है, इन जो सेक्शन 10 में आपको इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 11 को, जहां पे कॉम्पिटेंसी दी गई है जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो एज को लेके दी गई है कि एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, और एज ऑफ मेजॉरिटी क्या है यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही इज सब्जेक्ट। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में जो है एज दी गई है 18 ईयर्स मेजॉरिटी के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही भी हम 18 ईयर्स को ही कंसीडर करते हैं ये मेजॉरिटी एज के लिए। और आप सबको पता है कि जो माइनर कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड अब इनिशियो होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें एक जो लैंडमार्क केस है आपका धर्मोदास वाला, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है जो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। दूसरी चीज जो यहाँ पे है कॉम्पिटेंसी में वो की पार्टीज जो है वो साउंड माइंड होनी चाहिए एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, वो कहीं पे डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए। अब साउंड माइंड के बारे में जो है वो सेक्शन 12 में दिया गया है। सेक्शन 12 में साउंड माइंड के बारे में बताया गया है कि एक पर्सन को हम साउंड माइंड का फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हम तब कहेंगे जब वो उसको बना रहा था कॉन्ट्रैक्ट, तो उस समय वो कैपेबल था कि वो उस चीज को समझ सके और एक राशनल जजमेंट कर सके कि उसके इंटरेस्ट के ऊपर में उसका इफेक्ट क्या होगा। तो अगर कोई पर्सन इनफ इतना मेच्योर है कि वो उस चीज को समझ पा रहा है और एक राशनल जजमेंट ले पा रहा है, तो हम उसको कहेंगे क्या है, वो साउंड माइंड का है। अब यहाँ पे फिर दो कंडीशंस दी गए हैं और इन दोनों कंडीशन से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और इससे रिलेटेड यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, हो सकता है कि उससे क्वेश्चन आ जाए। तो वो देखिए इन्हीं लाइन पे ही डिपेंड है कि एक पर्सन है अगर वो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है बट ओकेजनली साउंड माइंड का है, तो वो जब साउंड माइंड का है तो उस समय क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। लेकिन एक पर्सन यूजुअली साउंड माइंड का है और ओकेजनली अनसाउंड माइंड का है, तो वो जब अनसाउंड माइंड का है तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये दोनों लाइन से भी आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम 13 को देखेंगे। तो देखिए 13 में कंसेंट को डिफाइन किया गया और 14 में फ्री कंसेंट को। दोनों चीजें अलग अलग हैं। फ्री कंसेंट और कंसेंट को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। तो कंसेंट क्या है 13 में, कि जब दो लोग जो है वो एग्री करते हैं अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ये आपसे एग्जैक्ट यहाँ पे कंसेंट का डेफिनेशन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और एक मैक्सिम है वो भी यहाँ पे आती है, कंसेंसस एड इडम, वो भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो सेम थिंग इन द सेम सेंस जब पार्टीज एग्री करती हैं तो उसको हम कंसेंट कहते हैं। अब वो फ्री कब होगा ये 14 में बताया गया है। तो 14 में कोई फ्री कंसेंट की डेफिनेशन नहीं दी गई है, बस ये बताया गया है कि ये जो 1 to लेकर के 5 तक यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं प्रोविजन, जैसे कोई कोर्शन जो है वो सेक्शन 15 में डिफाइन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर इन सब चीजों से आपका कंसेंट जो है वो अफेक्टेड नहीं है, उसके थ्रू आपका कंसेंट नहीं लिया गया है, तो उस कंसेंट को फ्री माना जाएगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। अब कोर्सन से लेके मिस्टेक तक जो वाला पार्ट है वो आपका यहाँ सेक्शन 15 के बाद से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे भी आप ये पढ़ लीजिए, क्योंकि ये कोर्सन में भी जो ये चीज है कि इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या कोई भी एक्ट जो इंडियन पिनल कोड में फॉरबिडन है, या अनलॉफुल डिटेनिंग या डिटेन करने का थ्रेट देना एंड किसी प्रॉपर्टी को, तो उसको हम यहाँ पे कोर्शन कहते हैं। और आपका यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, इसको भी आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई पार्टी ऐसी पोजीशन में है जहां पे वो डोमिनेट कर सकता है, वो ऐसी अथॉरिटी में है कि वो वहां से उसके जो इंफीरियर है उसको डोमिनेट करने की पोजीशन में है, तो हम और उसकी वजह से अगर उसने कोई कंसेंट दिया है जो इंफीरियर है, तो उसको हम कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से वो अफेक्टेड है वो कंसेंट। तो यहाँ पे भी आपका एज इट इज ये डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी जरूर ध्यान से देख लें। फ्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 17 में, जिसका आपसे डेफिनेशन यहाँ सेक्शन से पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट
with his convenience or by his agent with intent to deceive another party। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे with intent to deceive करने का इंटेंशन, उसके इस इंटेंशन के साथ अगर यहाँ पे कोई एक्ट किया गया है तो उसको हम फ्रॉड कहते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें और दी गई हैं, जैसे कि कोई भी सजेशन एज अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाई वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। ये आपका एज इट इज उठा करके जो है वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान से देख लीजिए। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाई वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, उसको पता है फिर भी वो जानबूझ करके उस फैक्ट को कंसील कर रहा है, तो उसको भी हम फ्रॉड कहेंगे। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट, आप उसको परफॉर्म नहीं करना चाहते हैं, उस इंटेंशन से कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, या एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। अगर लॉ में वो कहीं डिक्लेयर है कि वो एक्ट फ्रॉडुलेंट है तो उसको भी हम 17 के लिए फ्रॉड मानते हैं। ये चीज यहाँ पे फ्रॉड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपके डेफिनेशन से जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मियर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द बिलिंगनेस ऑफ ए पर्सन, ये जो है यहाँ पे फ्रॉड नहीं होता है। अब अगर आपके ऑप्शन में आता है कि मियर साइलेंस जो है वो फ्रॉड होगा कि नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे नहीं होगा फ्रॉड, ये चूज करना है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दी गई है, आपका ये इलस्ट्रेशन से देखिए क्लियर हो जाएगा। ए जो है वो बाय ऑक्शन बी को एक हॉर्स सेल करता है, जो कि जानता है वो कि हॉर्स अनसाउंड माइंड का है। ए ने बी को इस हॉर्स के अनसाउंडनेस के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो यहाँ पे ये ए के लिए क्या है कि फ्रॉड नहीं है, ये यहाँ पे साइलेंस जो है उसको फ्रॉड कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज बी में आप देखिए क्या दिया गया है कि बी जो है वो ए की डॉटर है एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, और यहाँ पे जो रिलेशन है पार्टीज के बीच में उसकी वजह से ए की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि वो बी को बताए कि जो हॉर्स है वो अनसाउंड है। यहाँ पे जो साइलेंस है फिर वो फ्रॉड कंसीडर किया जाएगा। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, और दोनों इलस्ट्रेशन को ध्यान से देख के जाइए। एग्जाम में जरूर ध्यान में देखिएगा कि कौन सा इलस्ट्रेशन आपसे पूछा गया है। जो ऐसे रिलेशनशिप्स वाले आएंगे वहां पे साइलेंस जो है वो कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चंस आते हैं वहां पे आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। तो जब भी कंसेंट की बात आएगी कि वो कंसेंट वहां पे फ्री नहीं था, तो आपको अगर ऑप्शन में वॉइड, वैलिड और वॉइडेबल दिख रहा है तो आप हमेशा वॉइडेबल ऑप्शन चूज करेंगे। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट इनमें से किसी चीज से अफेक्टेड था, फ्रॉड से, क्वेश्चन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, तो वहां पे वो चीज उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होती है। तो कंसेंट से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो वॉइडेबल ही होगा। इस चीज को रट लीजिए, और एग्जाम में आते ही आते हैं प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस। और इसके बाद 19A की बात करेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज दी गई है, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब भी कंसेंट जो है एग्रीमेंट का अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉज किया गया है तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। देख लीजिए 19A में भी ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। अब हम बात करेंगे 20 की और 21 की। 20 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और 21 जो है वो मिस्टेक ऑफ लॉ है। इन दोनों में भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए 20 तो बहुत आसान है कि जब भी दोनों पार्टीज, बस आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए, तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। बस याद रखिएगा कि दोनों पार्टीज हैं अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब हम बात करेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ की। तो देखिए जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो एक्सक्यूजेबल नहीं होता है, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। वॉइडेबल नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कॉज किया गया था बाय ए मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। लेकिन हम उस लॉ की बात कर रहे हैं जो लॉ इन फोर्स इन इंडिया है। अगर कोई फॉरेन लॉ का मिस्टेक था तो फिर उसका अफेक्ट वही होगा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का था, मतलब कि वो वॉइड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो इलस्ट्रेशन दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो प्रीलिम्स एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि ए एंड बी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द इरोनियस बिलीफ दैट अ पर्टिकुलर डेब्ट इज बार्ड बाय द इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो ये क्या होगा, नॉट वाइडेबल होगा, क्योंकि ये लॉ इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन है, इन फोर्स इन इंडिया है ये लॉ, और इसका मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड नहीं होगा। तो आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। और 22 की अगर हम
बात करें 222 में अगर सिर्फ एक पार्टी जो है वो अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी तो वो भी वहां पे वाइडेबल नहीं होगा। इसके बाद देखिए 23 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अगर आप इनको थोड़ा भी ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो देखिए यहाँ पे जो कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट की बात की गई है कि वो लॉफुल होना चाहिए। हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए एक एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। तो देखिए वो कब लॉफुल होगा, जब वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होगा या वो ऐसे नेचर का नहीं होगा, इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, किसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो, फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए या उसमें किसी भी तरह का ऐसा कुछ नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए जो किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी दे रहा हो या कोर्ट उसको रिगार्ड करे कि वो इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है। ये जो आपके डेफिनेशन है ना, ये यहाँ से डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, तो इस लाइन को भी आप ध्यान से देख के जाइए। तो एक कंसिडरेशन जो और जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी आप जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए वाइड एग्रीमेंट्स दिया गया है। अब सेक्शन 24 में बात की गई है, इस आपका यहाँ पे दिया गया है और इसका इलस्ट्रेशन भी आप जरूर देख के जाएं। अब हम बात करेंगे 25 की और 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। यहाँ पे सबसे पहली बात तो की जाती है जो ओपनिंग वर्ड है ये कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के बनाया गया है तो वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, अनलेस, लेकिन इसके यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस हैं जिसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। पहला, अगर नेचुरल लव और अफेक्शन में बनाया गया है, आपका राइटिंग में और रजिस्टर्ड जो है वो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है और वो ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन बनाया गया है, जो पार्टीज है वो नियर रिलेशन में है किसी तरह से, तो वहां पे कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होगी। दूसरी चीज है कि पास्ट वॉलंटरी सर्विस, अगर यहाँ पे पार्टी ने प्रॉमिस किया है कंपेंसेट करने के लिए किसी को उसके पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए, तो यहाँ पे भी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। ये चीज यहाँ पे दे दी गई है। इसका एक एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सप्लेनेशन 2 कि कोई भी एग्रीमेंट जहां पे कंसेंट जो है प्रॉमिसर का वो फ्री था तो वो सिर्फ इसलिए वाइड नहीं होगा कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। मतलब जब भी इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन की बात आएगी तो वहां पे सबसे पहले ये चेक किया जाएगा कि जो पार्टीज हैं उनका कंसेंट फ्री है कि नहीं है। अगर वो फ्री है तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। सिर्फ कंसिडरेशन की इनएडिक्वेसी की वजह से वो वाइड नहीं होगा। ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं इनको जरूर देख के जाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं। अब हम बात करेंगे 26 से लेके 30 तक की। यहाँ पे भी वाइड एग्रीमेंट्स कौन कौन से होंगे उनकी लिस्ट दी गई है। जैसे एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। माइनर को छोड़ करके अगर किसी के भी साथ ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जहां पे उसको मैरिज के लिए रिस्ट्रेन किया जा रहा है, याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज को किसी चीज के लिए रिस्ट्रेन किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस चीज का जब कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा तो वो क्या होगा, वाइड होगा। इसी पे आपका 26 है। 27 है कि रिस्ट्रेंट ऑफ अगर ट्रेड के है तो भी वो वाइड हो जाएगा। और आपका बस यहाँ पे जो गुडविल ऑफ बिजनेस है वो एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा 27 में। ये चीज भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लीगल प्रोसीडिंग में किसी भी तरह का रिस्ट्रेन का एग्रीमेंट करना ये भी वाइड हो जाता है, जो आपका 28 में दिया गया है। और इसके बाद 29 देखिए तो अनसर्टेनिटी के लिए अगर कोई जो चीज सर्टेन है ही नहीं अगर उसका एग्रीमेंट किया गया है तो वो भी वाइड हो जाएगा। और इसमें से ये जो ए वाला आपका इलस्ट्रेशन है वो जरूर पूछा जाता है कि ए एग्री टू सेल टू बी 100 tons of oil एंड कुछ ऐसा नहीं है जो शो कर रहा हो कि व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड, मतलब कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है फॉर अनसर्टेनिटी। तो इलस्ट्रेशंस जो है सेक्शन 1 से लेके 30 तक ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे सेक्शंस के इलस्ट्रेशंस आप जरूर देख के जाएं। 30 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो वेजरिंग एग्रीमेंट है, वे ऑफ वेजर के थ्रू अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो भी क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन हॉर्स रेसिंग में जो प्राइजेस दी जाती हैं तो हॉर्स रेसिंग जो है वो वेजरिंग एग्रीमेंट का एक्सेप्शन है, ये भी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सेक्शन 30 के रिगार्डिंग। तो ये जो है सेक्शन 30 तक को आज हमने डिस्कस किया। आगे के सेक्शंस जो हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।